हेलो एवरीवन। टॉपिक है एक्यूट पेनकिटाइटिस। तो पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं पेनकिटाइटिस। और जब सडन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्यूट पेनकिटाइटिस। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है और साथ में ह्यूमरेजिक नेक्रोसिस होती है पेनक्रियाज की। तो ह्यूमरेजिक नेक्रोसिस होती है और इसको हम करेक्टराइज करते हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन से, जो कि रेडिएट करता है बैक में। फीवर भी होता है और वोमिटिंग भी होती है। ठीक है, पेनकिटाइटिस में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो एब्डोमिनल पेन हो रहा है जो रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ, और फीवर है, और वोमिटिंग है, उल्टियाँ हो रही हैं। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें, सिम्टम्स, तो एब्डोमिनल पेन होता है जो कि जैसे ही खाना खाते हैं या अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंकर्स होते हैं, उनमें कुछ समय बाद उनको एब्डोमेन में पेन होने लगता है। ठीक है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन, खासकर एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, और जो कि रेडिएट करता है बैक की तरफ। ये पेन जो है वो परसिस्टेंट रहेगा, लगातार बना रहता है। खाना खाने के कई घंटे बाद ये लगातार बना रहता है, अबाउट 24 आवर्स तक ये बना रहता है, और ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये घटने लगता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। एब्डोमेन बहुत ज़्यादा टाइट, एब्डोमेन में एक टाइट सेंसेशन बना रहता है, और आगे की तरफ झुकने पर थोड़ा सा आराम मिल जाता है। ये एब्डोमिनल पेन का करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उल्टियाँ होती हैं जो कि पहले होती है स्टमक कंटेंट की, फिर बाइल की रिगर्गिटेशन होता है, और फिर सीवियर रेचिंग होती है, नौसिया होता है, और एनोरेक्सिया होता है। ये उल्टियों का नेचर होता है कि पहले स्टमक कंटेंट आएगा, फिर बाइल उसमें आता है, बिलियस वॉमिटिंग होती है, और सीवियर रेचिंग होती है। ठीक है, साइन की अगर हम बात करें तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा। पेशेंट एक तो बहुत ज़्यादा बीमार दिखेगा, टेम्परेचर उसका सब नॉर्मल रहेगा, और रिस्पायरेशन रैपिड रहता है और सैलो होता है, और पल्स कैसी होती है, फास्ट और वीक पल्स होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, सॉरी, ब्लड प्रेशर घटा हुआ होता है, लो ब्लड प्रेशर है, और परस्पायरेशन और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पे दो साइन है, कुलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन। तो कुलेन साइन जो होता है वो हेमरेजिक डिस्कलरेशन होता है अम्बिलिकल एरिया का, और अम्बिलिकल एरिया का जो हेमरेजिक डिस्कलरेशन है, और इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज की वजह से होता है ये। ठीक है, इंट्रापेरिटोनियम हेमरेज हुआ, पेरिटोनियम में हेमरेज होता है, और जो कि एसोसिएटेड किससे होगा, पेनकिटाइटिस से। ठीक है, तो पेनकिटाइटिस में ये दो साइंस जरूर मिलते हैं, कुलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन। जो अम्बिलिकल एरिया के चारों तरफ हेमरेज है, और ये ग्रे टर्नर जो साइन है, इसमें हम देखते हैं कि जो फ्लैंक्स होते हैं, फ्लैंक्स में हेमरेज देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, जो कि एक्यूट हेमरेजिक है पेनकिटाइटिस का एक साइन है। ठीक है, होल एब्डोमेन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, खासकर एपिगैस्ट्रिक रीजन बहुत ज़्यादा टेंडर होगा। इनिशियली तो एब्डोमेन सॉफ्ट रहता है, और फिर बाद में रिजिड हो जाता है। ठीक है, मसल्स में एक हार्डनिंग देखने को मिलती है। ऑस्कल्टेशन करते हैं तो जो पेरिस्टाल्टिक साउंड होते हैं एब्डोमेन के, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड को देखते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड में हम TLC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें परसेंटेज देखते हैं कि कौन सी सेल्स बढ़ी हुई हैं, पॉलीमॉर्फ्स बढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में ल्यूकोसाइटोसिस हो रही होती है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइटोसिस होगी। ESR बढ़ा होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है ये बढ़ा हुआ होगा, और एमाइलेज लेवल जो होते हैं वो भी बढ़े रहते हैं। ठीक है, जो कि 12 घंटे तक बढ़े रहेंगे, और 3 से 5 दिनों तक रेस्ड विद इन 12 आवर, मतलब 12 आवर में तो ये रेस हो जाते हैं, और 3 से 5 दिनों तक इनका लेवल बढ़ा रहता है, एमाइलेज लेवल। ठीक है, AST लेवल, एक तो एमाइलेज लेवल हो गया, एक AST लेवल हो गया। AST लेवल में क्या होगा, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज।
इसका लेवल बढ़ा हुआ होगा। एक्चुअली ये लीवर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और लीवर की सेल्स जब डैमेज होती हैं तो एएसटी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होता है, पेनक्रियास में भी प्रेजेंट होता है। तो जब सेल्स डैमेज होती है तो एएसटी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एएसटी का लेवल जो है 24 घंटे के अंदर एलिवेट होता है। और शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। कैल्शियम के लेवल घट जाएंगे, और पोटेशियम के लेवल भी घट जाते हैं। ये पेनक्रियाटाइटिस का एक साइन है कि पोटेशियम कैल्शियम घट रहा है। प्रोग्नोसिस तो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी पता चल गया है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा, है ना। और पैनक्रियाटिक एब्सेसिस का खतरा है, सीडोसिस्ट का खतरा है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का खतरा है। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हम दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो यही देखेंगे। एब्रोटिनम, इसमें एक शुरुआत में एपेटाइट तो बहुत गुड होता है, भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी ये दुबले पतले लोग होते हैं, इमिशिएशन होता है। ये एब्रोटिनम की एक खासियत है कि इनको भूख अच्छी लगती है, बट ये लोग दुबले पतले होते हैं, बहुत तेज़ हंगर होती है, ग्रोइंग हंगर होती है, और खाना खाने के बावजूद भी ये दुबले पतले होते हैं। एब्रोटिनम का पेशेंट जो होता है वो दुबला पतला होता है, ठीक है। फूड जो भी आएगा ना अनडाइजेस्टेड पास होगा। पैनक्रियास में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो फूड का डाइजेशन सही नहीं होगा, सही बात है। और स्टमक में पेन होता है, स्टमक वाले रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में कटिंग और ग्नोइंग पेन हो रहा है। देखो ये एक सिम्टम मिल गया हमें कि पेन हो रहा है, रात में बढ़ता है, और ऐसा लगता है कि स्टमक जैसे कि पानी में तैर रहा हो। इंडाइजेशन होता है, वोमिटिंग लार्ज, हमने पढ़ा कि स्टमक कंटेंट की पहले वोमिटिंग होती है, फिर उसमें बाइल आता है, तो वही है लार्ज क्वांटिटी में वोमिटिंग हो रही है। एब्डोमेन में एक हार्ड लंप फील होता है, और अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, क्या चीज़ है इसमें, अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऐसा लगता है वोवेल जो है वो सिंकिंग डाउन हो रही हो। ये एब्डोमेन का फीचर है। एब्डोमेन में ये सब चीज़ें मिलेंगी, किसमें, एब्रोटिनम में। एब्रोटिनम में एपेटाइट गुड रहता है, कटिंग ग्रोइंग पेन होता है स्टमक में, और अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, एब्रोटिनम। आर्सेनिक एल्बम की क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें। इसमें उल्टियाँ कैसी होती है, ब्लड होती है, ब्लडी होती है, बाइल और ग्रीन म्यूकस के साथ में होती है। ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद, देखो उसमें जो मेन फीचर पेनक्रियाटाइटिस का कि खाना खाने के बाद जो है नोसिया वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देखो कहते हैं परसिस्टेंट बिगनिंग फ्यू आवर आफ्टर मील, जो भी एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमेन की जो दिक्कतें हैं, उल्टियाँ डायरिया जो है वो खाना खाने के बाद दिक्कत हो रही है। तो आर्सेनिक तो बेस्ट हो गया फिर, क्योंकि ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद नोसिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, गैस्ट्रेल्जिया हो रहा है, ठीक है। हार्ट बर्न भी होता है, और लॉन्ग लास्टिंग इरिटेशंस होते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पीते हैं ये, मतलब ड्रिंक मच, बट एक समय में थोड़ा थोड़ा पीते हैं, ओके। बर्निंग पेन होता है इनको एब्डोमेन रीजन में, ऐसा लगता है जैसे कि कोयला धधक रहा हो, है ना, कोयले की जो आग है उस तरह का उनको फील होता है, ऐसे बर्निंग होती है। एसाइटिस है ना सरका में, तो ये बहुत अच्छा काम करती है एब्डोमेन में, स्वैलन हो, पेनफुल हो, कफिंग पर पेन हो रहा हो, ठीक है। फीवर बढ़ा हुआ, टेम्परेचर हाई रहेगा, सेप्टिक फीवर रहता है, पेनक्रियाटाइटिस है, कंप्लीट एक्सॉशन होगा, मिडनाइट में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है, और एडाइनिमिया रहता है कि उसको किसी काम में मन नहीं लगेगा। कोल्ड चीज़ों से काफ़ी दिक्कत है, जैसे कोयला है, कोयले जैसी आग है, वैसी कोल्ड चीज़ों से दिक्कत भी है। वार्म जो भी होंगी चीज़ उनसे आराम मिलेगा। तो उल्टियाँ भी हो रही हैं, एब्डोमिनल में पेन भी हो रहा है, और बर्निंग पेन हो रहा है। कैसा हो रहा है, ग्नोइंग बर्निंग पेन, और प्यास भी लग रही है, ठीक है। फीवर में भी ग्रेट हीट रहती है मिडनाइट में, अच्छा। और क्या रहता है, स्टमक में एक फेंटेनेस और आइसी कोल्डनेस, ग्रेट एग्जॉशन होता है, इल इफेक्ट होता है, वेजिटेबल डाइट ले लिया हो, वाटर, फ्रूट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ये कुछ भी मीठा पानी वाली चीज़ खा ली हो, या फिर कुछ भी ठंडा खा लिया हो, उसके बाद आर्सेनिक को दिक्कत होती है, ओके। इसके बाद बेलाडोना,
बेलाडोना जो है वो इन्फ्लेमेशन के लिए तो बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एब्डोमेन कैसा होता है, हॉट, टेंडर, फूला हुआ, सूजन दिखाई देगी, ट्रांसवर्स कोलून प्रोट्रूड बाहर निकली होगी, और पेन ऐसा होता है जैसे कि कोई हाथों से पकड़ के दबा रहा हो, ठीक है। जार और प्रेशर से हल्का भी मूवमेंट होगा ना बॉडी का तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। बेलाडोना की एक सिम्टम एक फीचर है कि उसको थोड़े भी झटका और प्रेशर जो है उसको पेन पहुंचाता है, ठीक है। कटिंग पेन होता है जो कि लेफ़्ट साइड में जाता है कफिंग और स्नीजिंग पर। वैसे आर्सेनिक में भी वही है कि वो मूव नहीं करना चाहेगा, वैसे ही बेलाडोना में भी है, टच और जार और नॉइस से इसको दिक्कत होती है। एपेटाइट लॉस हो चुका होता है, और क्या है इसमें, हाँ एपेटाइट लॉस हो चुका होता है। मीट और मिल्क के लिए एवर्जन होता है, ये पचा नहीं पाते हैं, मीट और मिल्क नहीं पचा पाएंगे, और स्पास्मोटिक पेन होगा, नोसिया, वोमिटिंग, और थर्स्ट जो होगी कोल्ड वाटर की होगी। कैसी होगी, थर्स्ट जो है कोल्ड वाटर की प्यास रहेगी। इरेक्टेशन सिंपैथी होते हैं, और हिकफ स्पास्मोटिक होते हैं, और अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग होती है। अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग, नोसिया वोमिटिंग हो रही है, और इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है, मीट के लिए एवर्जन है, एपेटाइट का लॉस हो रहा है, लगभग सारे फीचर जो हैं वो पेनकिटाइटिस के हमें मिल रहे हैं सिम्टम, ठीक है। और पेन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, पेनफुल स्वेलिंग है, और पेन थोड़ा भी मूव करने पर पेन हो रहा है, ठीक है। वैसे कोल्ड वाटर की थर्स्ट रहती है, लेकिन फीवर के समय ये थर्स्ट नहीं रहेगी। जैसे फीवर भी है, पेनकिटाइटिस है, फीवर तो आना ही है, मतलब टेम्परेचर राइज होना ही है, ठीक है। इसके बाद कैम्फोरा में देखो सडन अटैक होते हैं उल्टियों के और दस्त के, अचानक से अगर अटैक हो रहे हों, इसमें एक बॉडी में हम ठंडक देखते हैं, कोल्डनेस देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग चिल देखते हैं। ये कोलेरा और एसियाटिक कोलेरा के लिए फर्स्ट स्टेज जो होता है कोलेरा के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। नोज़ ठंडी रहती है, स्किन और जो इसकी ब्रेथ होती है वो भी ठंडी होती है। बहुत ज़्यादा ठंडा एक नेचर है कैम्फर का, और सडन अगर वोमिटिंग और डायरिया, और इसके एंटी डिस्चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस नहीं होते हैं इसके, ठीक है। कार्बोवेज, इवनिंग में, नाइट में, ओपन एयर में फूड है, बटर, कॉफ़ी वगैरह अगर ये खाते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है, और इरिटेशन से थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि इनके गैसेस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इरिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेशंस। कार्बोवेज का एक ये फीचर अलग है। हम लोग अभी जितनी भी मेडिसिन पढ़ रही है आर्सेनिक पेलाडोना, इरिटेशंस वगैरह नहीं दे रखा उतना ज़्यादा गैसेस नहीं बन रही है, हैवीनेस, फुलनेस वाली फीलिंग होगी, स्लीपीनेस रहेगी, ठीक है। और इरिटेशंस होते कैसे हैं, खाने के तुरंत बाद, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। देखो आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग आर्सेनिक का देख रहे हैं, आर्सेनिक को तुरंत प्रॉब्लम होने लग रही है, उल्टियाँ होने लग रही हैं, ठीक है। तुरंत ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद इरिटेशंस हो रहे हैं। एब्रोटेनम में तो कुछ भी खाता है उसको तो लगता ही नहीं है ना, एब्रोटेनम अलग ही हो गया। इरिटेशंस हो रहे हैं आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। अगर इरिटेशंस होते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन होते कैसे हैं, शोर और प्यूटरल, बहुत शोर और बदबूदार रहेंगे, ठीक है। फ्लैटुलेंस की गैसेस के फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, ठीक है, गैसेस बन, पैनक्रेटाइटिस है, गैसेस बनती है। पेन और लाइंग डाउन से, लेटने से थोड़ा सा आराम मिलता है। ईटिंग और ड्रिंकिंग की बात क्या हो रहा है, इरिटेशंस हो रहे हैं, ये तो हम पहले भी बात कर सकते हैं। स्टमक कैसा होता है, स्टमक वाले रीजन में, अब देखो एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग हो रही है जो पीछे की तरफ जा रही है। अब देखो ये एक सिम्टम जो है जो पूरा का पूरा ये बता रहा है कि पैनक्रेटाइटिस का पूरा सिम्टम है। बर्निंग एक्सटेंडेड टू द बैक और स्पाइन में, कॉन्ट्रैक्टिव पेन होता है, चेस्ट की तरफ जाता है, और एब्डोमेन में डिस्टेंशन भी हो रहा है। क्रैम्पी पेन होता है जो कि पेशेंट को वेंड डबल, मतलब आगे की तरफ झुकने पर मजबूर कर देता है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि झुकने की तरफ मजबूर कर रहा है। कार्बोवेज यानी कि पैनक्रेटाइटिस पर अच्छा काम करेगी, ठीक है। गैस्ट्रेल्जिया हो रहा है, नर्सिंग वूमेन में बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस हो रहा है, फेंट कोन फीलिंग होती है स्टमक में, और जो कि ईटिंग से आराम नहीं मिलता है। ईटिंग के बाद एक तो गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है, कुछ ही देर में गैसेस बनने लगती हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, गैस्ट्रेल्जिया हो रहा है, ठीक है। और बर्निंग पेन जो है पीछे की तरफ जा रहा है कार्बोवेज में, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कैसा रहता है, सेंसिटिव रहता है।
ओके। स्लो डाइजेशन है, फूड थोड़ा भी खाएंगे और वो प्यूट्रीफाई। देखो एवर्जन किससे, मिल्क मीट फैट वगैरह नहीं खा सकता ये, बिल्कुल नहीं खाएगा। और कौन अल्कोहल पी रहा था और किसी को दिक्कत हो रहा था उल्टा सीधा खाने पर, कार्बोवेज तो ठीक है। कैम्फर क्रोटेलस, अब क्रोटेलस के बारे में अभी बात नहीं करी, रुक जाओ। कोल्ड वाटर एपेटाइट, ब्लड होना तो उल्टा सीधा खाता ही नहीं है। आर्सेनिक ये तो वेजिटेबल डाइट वगैरह ये खाता रहता है, बैलेंस वगैरह, आइसक्रीम वगैरह खाता रहता है। फूड पासेस अनडाइजेस्टेबल, अनडाइजेशन वोमिटिंग लार्ज क्वांटिटी में, इनडाइजेशन हो रहा है इसमें और लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। प्रोटेल कार्बोवेज ही है जो बैंड डबल से इसमें क्रैम्पी पेन में आराम मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन सेंसिटिव होता है, मिल्क और मीट और फैट से एवर्जन है, ठीक। एब्डोमेन में भी लेफ्ट साइड में हैवी वेट हो, कोलिक राइडिंग कैरेज से एक्सेसिव डिस्चार्जेस हो, फ्लैटस का। टाइट क्लॉथिंग बियर नहीं कर सकता कार्बोवेज, ठीक है, उसको चाहिए कि ढीला लूज कपड़ा पहने, ठीक है। और पासिंग विंड से, विंड को पास करने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। इसके बाद क्रोटेलस हॉरिडस, ये कुछ भी खाएंगे और तुरंत उल्टी हो जाएगी, ठीक। कुछ भी खाएंगे और तुरंत उल्टी हो जाएगी, अनेबल टू रिटेन एनीथिंग। अच्छा, अभी तक हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि रिटेन नहीं कर पा रहा है, इसमें तो रिटेन ही नहीं कर पा रहा है। कार्बोवेज का तो डाइजेशन ही इम्प्रॉपर है, मतलब वीक डाइजेशन होता है, तो जो भी खाता है वो गैसेस में कन्वर्ट होता है, इसका नेचर कार्बोवेज का। उल्टियाँ भी होती हैं उसमें, उल्टियों का नहीं दे रखा है क्या, हाँ उल्टियों का नहीं दे रखा उतना, खासकर उल्टियों का नहीं दे रखा है कार्बोवेज में, बट गैसेस का दे रखा है, ठीक है। अभी इसका उल्टियाँ होने लगती हैं और ये भी क्लॉथिंग नहीं बर्दाश्त कर पाता है। मेंस्ट्रुएशन के तुरंत बाद में नौसिया वोमिटिंग होना हर मंथ में। राइट साइड में देखो अभी एक फीचर ये मिल रहा है क्रोटेलस का कि राइट साइड में ये नहीं लेट पाते हैं। राइट साइड में पेनक्रियास, और हम लोग देख भी रहे हैं कि फ्लैंक्स पर ह्यूमरेज है, ग्रेट रनर साइन है ना। ब्लैक कॉफ़ी वोमिटिंग कैसी होती है, डार्क ग्रीन होगी और ब्लैक कॉफ़ी ग्राउंड होगी। अगर ब्लैक और कॉफ़ी ग्राउंड हो रही है तो डेफिनेटली उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक। ब्लड की वजह से ब्लड मिक्स होता है ना, तो ब्राउन कॉफ़ी ग्राउंड कर देता है उसको, ठीक है। हेमेटोमेसिस जो होती है, स्टमक में कैंसर हो, गैस्ट्राइटिस हो, क्रोनिक एल्कोहलिज्म के केस में, पैनक्रेटाइटिस क्रोनिक जो एल्कोहलिक ड्रिंकर्स होते हैं उनमें भी देखते हैं, ये शुगर खाने का मन करता है इनको क्रेविंग है शुगर खाने की, ठीक है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड और हॉट टेंडर रहेगा, फीवर रहेगा, मैलिग्नेंट लो ब्लिस्टर्स, रेमिटेंट और सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस। एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक और था कि क्लॉथिंग इंटरनल फेंटेनेस सिंकिंग वाली फीलिंग रहेगी। ये सारा क्रोटेलस हॉरिडस का है, ओके। इसके बाद लैकेसिस भी कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाता है अपने बेस्ट के चारों तरफ। एब्डोमेन बहुत ज़्यादा टेम्पेनेटिक होता है, सेंसिटिव पेनफुल होता है और फीवर भी रहता है इसमें। बैक में चिल कहाँ रहेगी, बैक में रहेगी, ठीक है। हॉट फ्लसेस, परस्पिरेशन होता है। स्टमक, इसमें अल्कोहल की क्रेविंग होती है, ये अल्कोहल पीना चाहता है बहुत ज़्यादा। लैकेसिस में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। पेनफुल, हंग्री रहता है और वो इंतज़ार नहीं कर पाता फूड के लिए। फिर थोड़ी देर के लिए जो ग्नोइंग प्रेशर बढ़ रहा था, ये थोड़ा सा अपोजिट है क्योंकि उस खाना खाने पर पैनक्रेटाइटिस में उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन लैकेसिस में भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर ऐसा है कोई पेशेंट की पैनक्रेटाइटिस में भी भूख लग रही है, क्योंकि सारे पेशेंट का मर्ज अलग अलग होता है, हमें सेम सिम्टम, ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स पैनक्रेटाइटिस के मैच ही कर जाएं। किसी को ठंडा पानी चाहिए होगा, किसी को गर्म पानी से आराम मिल रहा होगा पैनक्रेटाइटिस में, या किसी को दबाने से आराम मिल रहा होगा, किसी को टच करने पर ही पेन हो रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पेशेंट है और वो किस तरह के नेचर का है, बिहेवियर का है, ठीक है। अब जैसे अल्कोहल की क्रेविंग हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा, तो लैकेसिस से हंग्री है, वेट नहीं कर सकता है और खाना खाने से थोड़ा सा आराम मिल जाता है। थोड़ा सा अलग है, हटके है, बट खाना खाने पर इसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है और फिर वो प्रेशर जो होता है फिर से लौट आता है, ठीक। इम्पिटी, अगर ये कुछ निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है सॉलिड फूड की जगह पर। सॉलिड फूड उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा, गले की बात चल रही है, ये ईसोफेगस की बात चल रही है, ठीक है। स्लीप के बाद इनकी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, सोएंगे उसके बाद तो सारी प्रॉब्लम बढ़नी है। लैकेसिस का फीचर है भाई, अगर ये पता चल रहा है कि सोने के बाद उसको और दिक्कत हो रही है, लैकेसिस। मक्सॉल बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना पसंद करता है, वीक डाइजेशन होता है
और इसको भी भूख लगी रहती है, कंटिन्यूस हंगर रहता है मक्सॉल में। बहुत सेंसिटिव है स्टमक, एपिगैस्ट्रिक रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक ऑफ इरेक्टेशन हो रहा है, स्टैबिंग पेन चिलनेस के साथ में हो रहा है, बर्निंग और स्टैबिंग पेन। ये किस में है? मक्सॉल में हम ये देख रहे हैं कि स्टैबिंग और बर्निंग पेन हो रहा है एब्डोमेन में, ठीक है। और अभी इस तरह का पेन और हमने नहीं देखा है। फ्लैटुलेंट डिस्टेंशन है, कार्बोवेज में हम देख चुके हैं कि फ्लैटुलेंट हो रहा है। लिवर एनलार्ज सोल टू टच इंटोरेटेड होता है। फीवर परस्पाइरेशन के साथ में आता है, कोई रिलीफ नहीं होता है, रात में होता है खासकर। तो क्या देखा हमने मक्सॉल में कि एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा स्टैबिंग पेन होता है और बोरिंग पेन हो रहा है राइट ग्रोइन रीजन में, ठीक। इसके बाद है ओके, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, लैकेसिस हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया। आइरिस वर्सिकलर, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा काम करती है। पूरी जीआईटी में अगर बर्निंग हो रही है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइरिस में पूरे जीआईटी में पेशेंट बोलता है कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसको बर्निंग होता है, उल्टियाँ होती हैं, सोर ब्लडी वोमिटिंग होती है, सलाइवा बहुत प्रोफ्यूज रहता है, एपेटाइट घट जाता है, एपेटाइट भूख नहीं लगती इसमें, ठीक है। डायरिया कैसा होता है? स्टूल वाटरी बर्निंग होती है एनस में। इस डायरिया के बाद ऐसा बर्निंग होती है। और पीरियडिकली अगर रात में हो रहा हो, बार बार डायरिया होता हो, ग्रीन डिस्चार्जेस हैं। इवनिंग में, रात में और रेस्ट में दिक्कत होती है आइरिस को, ठीक है। इसका एक चीज़ याद रखो कि बर्निंग है पूरी जीआईटी में, और एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा एब्डोमेन सेंसिटिव वगैरह है। फॉस्फोरस की उल्टियाँ कैसे होती हैं? वाटर पीने पर वो थोड़ा सा वार्म होता है, वैसे ही उसको उल्टी हो जाती है। हर खाना खाने के बाद सोर इरेक्टेशंस होते हैं और वैसा ही टेस्ट भी आता है। लार्ज क्वांटिटी बिंड की वेल्चिंग होती है और कार्डिक ओपनिंग जो होती है वो खुलती नहीं है, मतलब बहुत नैरो होती है। इस वजह से जो भी खाना वो खाता है तब भी रिग्रेगिटेशन हो जाता है, उसका स्टमक बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कोल्ड फूड के लिए और आइस के बाद इसको सारी दिक्कतें होती हैं। सॉरी, कोल्ड फूड से और आइस से इसकी दिक्कतें कम हो जाती हैं, ठीक है। ये इसको तो बहुत आइसक्रीम वगैरह, बहुत फॉस्फोरस आइसक्रीम वगैरह बहुत पसंद है, ठीक। पेन फुल टू टच है, वॉकिंग से ये दिक्कत होता है। स्टमक वाला रीजन इन्फ्लामेशन है, इसकी जो दिक्कतें हैं वो थ्रॉट की तरफ जा रही है। इन्फ्लामेशन जो है स्टमक का वो थ्रॉट की तरफ जा रहा है। टू मच सॉल्ट खाने से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एब्डोमेन में शार्प कटिंग पेन होता है, बीक एम्प्टी गोन सेंसेशन होता है, और पैनक्रियाटिक डिसीज़ के लिए ये अच्छी रेमेडी है, ठीक है। लार्ज येलो स्पॉट्स मिलेंगे एब्डोमेन पे, जो हम लोग कुलिन और ग्रेट अंडरसाइन की बात कर रहे हैं वही। तो फॉस्फोरस हम मान सकते हैं कि एक अच्छा रेमेडी रहेगा। उल्टियाँ भी होती हैं, थोड़ा भी खाना पीना खाता है, बस इसका ये याद रखना कि ठंडी चीज़ों से आराम मिल जाता है इसे। खाना खाने के तुरंत बाद इसको फिर भूख लगाती है, फॉस्फोरस में लगाती है। लैकेसिस को खाना खाने के बाद तुरंत भूख लगा रही है, और खाना खाने में और किसको भूख लग रही है अच्छा खासा? बिग डाइजेशन। मक्सॉल थर्स्टी है, कोल्ड ड्रिंक ये भी पीना पसंद कर रहा है। मक्सॉल भी देखो ठंडा, देखो क्या क्या कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और लगेगा। मेरे को लगता है ये कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस में हंगर है, तुरंत खा रहा है और फिर उसके बाद फिर भूख लगा रही है, और उल्टियाँ थोड़ा सा पानी गर्म होने पर उल्टियाँ हो रही हैं। जबकि मक्सॉल में कोई उल्टी वगैरह नहीं हो रही, लेकिन एब्डोमेन में एक बहुत सीवियर पेन है, ठीक है। एब्डोमेन में पेन है और हिकअप इरेक्टेशंस इसमें भी हैं, ठीक। खाना खाए, और एपिगैस्ट्रिक रीजन सेंसिटिव इसमें भी टच के लिए। लैकेसिस का भी सेंसिटिव है, इसी वजह से अगर एब्डोमेन रीजन की बात करें, हम सिर्फ एपिगैस्ट्रिक रीजन और एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसमें भी है, लैकेसिस में भी, और किसमें? मक्सॉल में भी है सेंसिटिव। और अगर आइरिस की बात करें तो उसमें तो पूरे में जलन हो रही है, उसमें सेंसिटिव इतना नहीं बता रखा। और कार्बोवेज का क्या है कि फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा है, टिम्बनाइटिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बर्निंग स्टमक वाले रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग है, पीछे की तरफ जा रही है, ये भी एक अच्छा फीचर है। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा रेक्टेशंस वगैरह हो रहे हैं। क्रैम्पी पेन है जो कि पेशेंट को आगे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। मिल्क मीट फैट के लिए इनको दिक्कत है, ठीक है। टाइट क्लॉथिंग, ये भी सेंसिटिव है, इनकी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कार्बोवेज भी पसंद नहीं करता। क्रोटेला सॉलिडस ये भी पसंद नहीं करता, ये भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जब भी कुछ भी खाएंगे, क्रोटेलस का कुछ भी खाएगा उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कुछ भी खाता है। फॉस्फोरस में तो पानी गर्म हो रहा था ना, पानी की उल्टी हो रही है,
इसमें तो कुछ भी खाएगा। इंटॉलरेबल टू रिटेन एनीथिंग, ठीक, मतलब अनेबल टू रिटेन एनीथिंग। स्टमक कैसा रहेगा कि स्टमक में डिस्पेप्टिक कंडीशन, गैस्ट्राइटिस है, शुगर खाने का मन करता है, मीट के लिए एवर्जन है, ठीक है। एब्डोमेन में डिस्टेंशन, हॉट टेंडरनेस वाली फीलिंग है, ये है इसका नेचर। बाकी बेलाडोना सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, एपेटाइट लॉस हो जाता है, नॉसिया वोमिटिंग, और ये थर्स्टी रहता है कोल्ड वाटर के लिए, ये भी थर्स्टी है। मक्सॉल भी है, और फास्फोरस तो है ही। फास्फोरस कोल्ड चीज़ों के लिए ना, ये भी बेलाडोना भी कोल्ड चीज़ों के लिए। आर्सेनिक को छोड़ दिया जाए जो कि वार्म चीज़ों के लिए। एटेड ड्रिंक, इसके बाद भी, इसको भी खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी हो, इसको बहुत भूख लगती है प्रोटीन को। ओके, तो ये थी हमारी पैनकेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी और उसकी कुछ मेडिसिन्स। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, बोर नहीं हुए होंगे, और थैंक यू।